Good afternoon students. Today we are going to start chapter first, that is relation and function. This is the introduction of exercise 1.1. In this exercise we will study about types of relation. So types of relation पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले साल वाला रिवाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए टू सेट्स हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4 5 6। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको याद होगा पीछे वाला कि पहले 1 का इन तीनों के साथ पेयर्स लेते हैं। देखिए 1 4 1 5 1 6। फिर 2 का इन तीनों के साथ पेयर्स 2 4 2 5 2 6। देखिए सब ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कहते हैं। फिर 3 का 3 4 3 5 3 6। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है टू सेट्स ऑफ ए एंड बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इनको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है और जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करता है। सो जो पहला एलिमेंट वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, इसलिए इन्हें ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर अपने बी क्रॉस ए निकालते हैं तो वो क्या होगा, बी का मतलब अब पहले दूसरे सेट का एलिमेंट 4 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करेगा और दूसरे वाला इस सेट को। तो इससे अपने को क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे होता है। देखिए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिनोट करते हैं ए आर बी से, is a subset of A cross B taken out in some manner। देखिए इस वाली टेकन आउट इन सम मैनर, इसका मीन अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए कि रिलेशन क्या होता है, वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इसका सबसेट होता है। सबसेट का मतलब तो आपको पता ही है, अभी आपको आगे क्लियर कर देती हूँ सबसेट क्या होता है। देखिए तो सबसे पहले मान लीजिए मैं कोई भी सेट ले रही हूँ, दो ए ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया 4 5 6, वही जो अभी ऊपर मैंने आपको समझाया था। तो इसके अपना पहले सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं 1 4 1 5 1 6। अभी ऊपर लिखे थे तो आप अपने आप इसको लिख लेना। अब देखिए मैं कोई भी एक रिलेशन है वो डिफाइन करती हूँ ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन फॉर ऑल A belongs to A and B belongs to B। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर रिलेशन लिया है कौन से मैनर से लिया है, मीन्स कैसे डिफाइन किया है कि A और B बोथ आर इवन। तो अपने पास जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो मैं इसको पूरा ही लिख देती हूँ एक बार 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। अब देखिए दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों के दोनों इवन होने चाहिए। और इसका क्या मीन है, जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करेगा। तो ए तो आर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए दोनों इवन कौन से हैं,
1 4 नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर है 2 4 और 2 6, 3 नहीं, और कोई भी नहीं है। अब देखिए ये क्या है, सबसेट। अभी मैं आपको बता रही थी कि सबसेट का मीन क्या होता है। सबसेट जो होता है वो इसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स लेकर के जो सेट बनाया जाता है। कुछ एलिमेंट्स भी ले सकते हैं और सारे के सारे भी हो सकते हैं। तो R जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर? देखिए एक और रिलेशन की बात करते हैं। A एंड B बोथ आर ओड। अब देखिए दोनों A और B दोनों ओड होंगे तो क्या क्या पेयर्स आएंगे, 1 5 और 3 5। तो ये भी देखिए क्या है, सबसेट है इस वाले सेट का, यानी कुछ एलिमेंट्स ही हैं इस वाले। तो R क्या है, यानी रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है। इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि R इज अ रिलेशन, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो अपने इन टोटल 9 एलिमेंट से बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबको बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर P है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B Q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, 2 की पावर PQ। अब PQ कितने, 9, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो 2 की पावर 9। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हुए, 2 की पावर 9। तो बहुत सारे रिलेशंस बन गए। तो इन सबको डिफाइन करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपने कुछ रिलेशंस के बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप और देखिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये रिलेशंस हैं इनमें डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होता है। देखिए जो रिलेशन के अंदर सेट ऑफ जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं इन सब का जो सेट बनता है उसे डोमेन कहते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है और 3 है, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन की डोमेन क्या हुई, 1 3। इट मीन्स डोमेन क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन R, ठीक है। और रेंज क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन रिलेशन R। तो सेकेंड एलिमेंट्स 5 है। नाउ कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, जो सेट B होता है, ये वाला, ये जो सेट B होता है उसे कोडोमेन बोलते हैं। तो यहां पर कोडोमेन क्या हुआ, 4 5 6 सेट B, यानी कि 4 5 6। क्लियर? तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये है किसी भी रिलेशन में। तो दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो डोमेन होती है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स होता है वो रेंज होती है, और जो पूरा का पूरा सेट B होता है उसे कोडोमेन बोलते हैं। और जो ये सेकंड एलिमेंट होता है ये फर्स्ट वाले एलिमेंट की इमेज होती है, इसे फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहते हैं, और इस वाले एलिमेंट को इस एलिमेंट की प्री इमेज कहते हैं। तो रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले अपने अब जो रिलेशन लेंगे वो सेट A पर ही लेंगे, रिलेशन ऑन सेट A। अब देखिए इसका क्या मीन है, रिलेशन ऑन सेट A। रिलेशन ऑन सेट A का मीन है कि अब जो सेट होगा A, ठीक है, इसका खुद के साथ ही अपने, यानी कि दोनों जो सेट है वो A ही लेंगे, B सेट नहीं लेंगे, दोनों सेट A लेंगे। यानी कि अब जो R होगा, जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। यानी जो A का रिलेशन है वो खुद के साथ ही होगा। क्लियर? तो R किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। और इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, A R A। अब देखिए कोई भी सेट ले लेते हैं अपने A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। क्लियर? अब मेरे को A क्रॉस A लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब क्या होगा, 1 1
1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। ये हुआ A क्रॉस A। ठीक है, पहले सेट डिफाइन किया, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया। अब अपने रिलेशंस पर आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो फर्स्ट टाइप है एम्प्टी रिलेशन, और नल रिलेशन, और वॉइड रिलेशन। देखिए एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाले रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? नो एलिमेंट ऑफ सेट ए is not related to any element of set A। देखिए यहाँ पर सेट A ही क्यों लिखा है? क्योंकि अपने दोनों सेट A ही ले रहे हैं, इसलिए वहां पर भी सेट A ही आएगा। यानी कि सेट A का कोई भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। कैसे? देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर भी ए क्योंकि दूसरा सेट भी ए है। अब देखिए अपने इस सेट की बात करें तो इसमें किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 10 के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो 10 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई, इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इट मीन्स इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? R5 A क्रॉस A। तो ये हुआ एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन। यानी कि कोई भी एलिमेंट किसी कि एक सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, रिलेशन की इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल मेरे को लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, देखिए अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट से रिलेट होगा तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ईच एलिमेंट ऑफ सेट यानी पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट से रिलेट होगा। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको कोई भी रिलेशन डिफाइन करके दिखाती हूँ। ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। देखिए अब इस सेट की तो क्या बात करें, हर सेट में ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में मैं आपको फिर से बताती हूँ। मैंने कोई भी रिलेशन लिया यहाँ पर जिसमें मैंने ये कंडीशन रखी a माइनस बी का मॉडुलस ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। देखिए अब कोई भी सेट हो वो इस कंडीशन को हमेशा फुलफिल करेगा क्योंकि a माइनस बी का मॉडुलस हमेशा ही पॉजिटिव, हमेशा ही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। आप देखिए इसमें से देख लीजिए 1 1 1 2 इनका दोनों एलिमेंट का अगर अपने माइनस करके और मॉडुलस निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए
अब देखिए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, जो आर होगा वो सेट इसी कार्टेशियन सेट ए क्रॉस ए के ही इक्वल आएगा। तो ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन, मीन कि हर एलिमेंट जो है पहले सेट का वो दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेट होगा। यूनिवर्सल रिलेशन है दैट इज। और यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन या जो नल रिलेशन था, इन दोनों को बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन। In identity relation, if in relation are every element is related to itself only, then it is called identity relation. It is denoted by IA। देखिए आपको डेफिनेशन से काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट होगा। जैसे 1 है तो वो खुद की इमेज देगा। देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने ये सेट ले लिया A 1 2 3। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ जिसमें मैंने ऑर्डर्स पे लिख दिए 1 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब देखिए 1 जो है वो खुद से ही रिलेट है 1 से, 2 2 से, 3 3 से। इट मीन्स हर एलिमेंट खुद की इमेज दे रहा है। तो ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए आप 1 1 2 2 3 3। अब मैंने इसमें एक ऑर्डर पे लिख दिया 1 2। अब अपने इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 जो है वो 1 तो दे रहा है यहाँ पर, लेकिन 1 यहाँ पर एक और इमेज दे रहा है 2। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली हर एलिमेंट खुद की इमेज ही देगा। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए अब जो नेक्स्ट 3 रिलेशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी पर ही अपनी पूरी एक्सरसाइज 1.1 बेस है। अगर आपको वो तीनों रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो ही आप एक्सरसाइज 1.1 कर पाओगे। इसलिए आप सब इन तीनों रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए ध्यान से समझना। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेशन अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ लेकिन समझाऊंगी बाद में। देखिए इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है। लेकिन अभी अपने इसको समझेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। एक सेट ले लेते हैं 1 जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। क्लियर? अब एक रिलेशन लिखते हैं जिसमें मैं लिख रही हूँ 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2। क्लियर? अब देखिए ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट ए में उनके डबलेट्स यहाँ पर होने चाहिए। देखिए फॉर एवरी का यहाँ पर क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स, यानी कि 1 का 1 2 2 3 3। ठीक है, इससे और जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स होते हैं इनसे कोई लेना देना नहीं होता, हो चाहे ना हो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके डबलेट्स तो होने ही चाहिए और यहाँ पर दूसरे ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो एक ही बात हो गई। नहीं,
देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, सिर्फ जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनका खुद से ही रिलेशन होगा, वो खुद से ही रिलेट होंगे, खुद की ही इमेज देंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके डबलेट्स तो आएंगे, दूसरे ऑर्डर पेयर भी आ सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, मैं इसको R1 से डिनोट कर देती हूँ। एक और रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 1 3। अब बताइए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें 1 1 है 2 2 है लेकिन 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर एक 4 4 और ऑर्डर पेयर आता। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, एक बार और से मैं आपको और बता देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, हर एलिमेंट जो होता है इनके डबलेट्स यहाँ पर आने चाहिए, दूसरे ऑर्डर पेयर्स भी हो सकते हैं, ना हो तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए इसकी भी मैं डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ, समझेंगे बाद में। इफ सॉरी, इससे पहले एक और रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दोनों सेट ए है तो अपने यहाँ पर दोनों ए ही लिखेंगे। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, ए बी अगर आर में है, यानी कि जो भी अपने को रिलेशन दे रखा है अगर उसमें ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखिए अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अपने पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा उसमें होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कोई भी सेट है 1 2 3, सेट अपने यही ले लेते हैं, बार बार ये सेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सिंपल अपने एक बार लेकर के चलते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब एक रिलेशन लिख दिया मैंने 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। अब देखिए 1 1, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट करेंगे और हर ऑर्डर्ड पेयर को देखना है। इसमें एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स को देखते हुए चलना है। कैसे, 1 1 है, अब देखिए ए भी है तो बी ए क्या हुआ, वो भी 1 1 हुआ, वो है प्रेजेंट। 2 2, इसका उल्टा क्या हुआ, 2 2, वो भी ये पड़ा है। 3 3, इसका उल्टा पड़ा है। अब देखिए 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1, ये पड़ा, ठीक है, यानी कि ए बी है तो बी ए ये पड़ा। अब 2 1 है, इसका उल्टा 1 2, ये पड़ा। तो इसे यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं 1 2, देखिए 1 1 2 2 3 3 और 1 2। अब आपके पास मान लो ये रिलेशन है, अब आपसे पूछा जाए बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसमें देखिए 1 1 है, इसका उल्टा पड़ा है, 2 2 का उल्टा ये पड़ा है, 3 3 का उल्टा पड़ा है, 1 2 का उल्टा 2 1, जो कि इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? तो एक बार और देख लीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि अगर ए बी है रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा उसमें होना चाहिए। तो अगर एक भी नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए बी बी सी, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। पहले एग्जाम्पल समझाऊंगी, उसके बाद से आपको ये डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। वही सेट वापस से वही ले लेते हैं, कोई भी सेट 1 2 3, कोई भी रिलेशन लिख दिया 1 1 1 1 2 2 1 2 और
2 3 और एक लिख लेते हैं इसमें 1 3। अब देखिए ये ट्रांजिटिव है, कैसे चेक करते हैं? पहला ऑर्डर पेयर लिया 1 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर देखेंगे। 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर ये रहा 1 2। अब देखिए ये है A B B C, तो अब क्या होना चाहिए? A C, यानी कि 1 2 होना चाहिए। ये रहा 1 2। क्लियर? अब दूसरे ऑर्डर पेयर पे आ जाएंगे 2 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर देखेंगे, ये रहा 2 3, तो अब क्या होना चाहिए? 2 3, वो ये पड़ा। अब इस पे आ जाओ 1 2, क्लियर? 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये रहा 2 3, अब क्या होना चाहिए? 1 3, वो ये रहा। क्लियर? अब देखिए अब इस पे आ जाओ 1 3, ठीक है? अब देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अब अगर 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। देखिए ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव रिलेशन जो है आपको अच्छे से समझना होगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको पहले इसको समझाती हूँ। अगर मान लो मेरे पास कोई भी रिलेशन है 1 2 और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 3 2 और मैंने ले लिया 3 1 या 1 2, चलो यही ले लेते हैं 1 1 1 2 1 3। क्लियर? या चलो एक कोई और एग्जांपल देखते हैं, ये वो छोटा सा बन गया, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। उससे मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन आ रहा है 1 2 और 1 2 1 3, चलो ये ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है 1 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। इट मीन्स ए भी है पर बी सी है ही नहीं। जब बी सी है ही नहीं तो अपने किसके लिए चेक करेंगे? तो ये वाला कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला भी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इट मीन्स ये भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, चलो अपने इसमें तीनों रिलेशन चेक करके देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ ये ट्रांजिटिव है? आप कहोगे हाँ जी है। नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए बी तो है पर बी सी नहीं है। तो अपने चेक किसके लिए करें कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसलिए ए बी के लिए बी सी का होना बहुत जरूरी है, तभी चेक हो पाएगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। इसलिए ये जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? देखिए अभी मैं आपको बुक में से एग्जाम्पल्स भी करवा दूंगी। अगर आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा तीनों रिलेशंस, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो अभी बुक में से 2-3 एग्जाम्पल्स करवा दूंगी। उससे आपको तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। बस एक छोटी सी बात हो रहा है कि कोई भी रिलेशन है, एक कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ये क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों कंडीशंस हैं, तीनों ही रिलेशन है, तीनों की कंडीशंस को फुलफिल करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, थर्ड है ट्रांजिटिव, देन अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। सो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो एग्जांपल्स में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।